What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is part 3 of financial statements with adjustments. कुछ एडजस्टमेंट्स बच्चों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराई थी, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कराया था पार्ट 2 में. आज इस पार्ट 3 में पहले मैं आपको रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स एक बार लिखवा दूं, फिर पार्ट 4 पार्ट 5 बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा. तो बहुत शानदार तरीके से एक बार आज लिख लो. आई अपोलोजाइज, थोड़ी सी लाइट्स कम होंगी क्योंकि लाइट आ नहीं रही है. मैं बड़ी मुश्किल से कहीं से 2 लाइट उठा के लाया हूँ, इधर लगाई है इधर लगाई है, तो इधर वो रिफ्लेक्ट भी कर रही होगी, बट क्योंकि काम करना है तो करना है. तो बहुत अच्छे तरीके से सारी एडजस्टमेंट्स करा दूंगा. और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि 12th की रिवीजन सीरीज भी शुरू हो गई है, आपकी भी करानी है मुझे, तो एक दिन में 3 से ज्यादा वीडियोस पे यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता. तो आप लोग एग्जैक्ट 9 बजे आके चेक करना, आपकी वीडियोस डेली आ रही होंगी. तो 9 PM नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्योंकि YouTube 3 से ज्यादा वीडियो का नहीं देता, बट मेरी दिन में अब 5, 6, 7 वीडियोस भी आएंगी. तो आपको आके ठीक 9 बजे वीडियो चेक करनी है, आपको मिलेगी. ऑलराइट, चले जल्दी से लेट्स बिगिन. आइए बेटा जी, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के साथ. जो सबसे पहली, वैसे 12 मैंने पिछली क्लास में करा दी थी, तो 13th एडजस्टमेंट आएगी एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है बच्चों जी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो लॉसेस जो हमें जनरली देखने को नहीं मिलते, नॉर्मली देखने को नहीं मिलते. तो देखो बच्चों, अगर कोई भी लॉस होगा तो पहले तो गुड्स या तो चोरी होंगे या गुड्स में आग लगेगी, तो नुकसान तो गुड्स का होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको परचेजेस में से माइनस करना है. परचेजेस में से माइनस करना है. परचेजेस कहां पे आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो परचेजेस में से माइनस करना. दूसरा, आपका जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देना, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना. ठीक है बच्चों. अब एक बात ध्यान रखना, अगर गुड्स इंश्योर्ड हुए, यानी आपने इंश्योरेंस कराया हुआ, तो जितना भी पोर्शन का इंश्योरेंस हुआ है, लेट सपोज 10,000 के माल में आग लगी, तो 10,000 तो यहां से माइनस. बाद में पता चला कि 6,000 का तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो 6,000 तो मिल जाएंगे, तो 10 में से 6 तो मिल जाएंगे, तो लॉस तो 4 का ही हुआ. तो P&L में 4,000 लिखना. जो इंश्योर्ड गुड्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं, वो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देना, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से. तो ये वाला पोर्शन आएगा तभी अगर गुड्स का इंश्योरेंस हुआ. इंश्योरेंस नहीं है तो 10,000 यहां से माइनस, 10,000 का घाटा. इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस वाले एसेट्स में बाकी जो बच गया वो लॉस. सर अगर सारे के सारे का पैसा मिल जाता 10 का 10, तो फिर यहां लॉस होता ही ना कुछ भी. ठीक है, ओके. चलो सर, हमने गुड्स चैरिटी कर दी, चैरिटी में दे दिया कुछ माल. सपोज मेरी मेडिसिन की दुकान है और मैंने कुछ कैंप में चैरिटी कर दी. अब चैरिटी कर दी तो क्या हुआ? परचेजेस में से माइनस, गुड्स तो आपके पास से गए, और बिजनेस बोलता है आपने फ्री में दिया तो आपका लॉस है, P&L के डेबिट साइड में आना चाहिए. नॉर्मली तो बिकते हैं वो गुड्स, फ्री में दे दिया तो लॉस हो गया. ठीक है. फ्री सैंपल्स के फॉर्म में दे दिए, ये भी सेम यही चीज हुई. गुड्स आपने फ्री सैंपल के फॉर्म में दे दिए, तो ये भी परचेजेस में से माइनस, P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा. नेक्स्ट आता है बच्चों ड्रॉइंग्स इन गुड्स. आप गुड्स निकाल के घर ले गए अपने पर्सनल यूज के लिए. भाई अगर मेरा मेडिसिन का काम है और मैं कुछ घर पे ले गया दवाइयां अपने घर वालों के लिए, कोई बीमार है, किसी को कोल्ड है, कफ है, फीवर है, घर ले गया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? सबसे पहले तो ड्रॉइंग्स है ये बच्चों. ड्रॉइंग्स है तो क्या करना चाहिए? बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस, और दूसरा सिंस गुड्स गए हैं तो परचेजेस में से माइनस, क्योंकि आप गुड्स निकाल के घर ले गए हो तो परचेज से तो माइनस होगा ही होगा. तो इन सब केसेस में परचेज में से माइनस होना है, बस अलग दूसरी जगह दिखाने का तरीका अलग अलग है. ठीक है. चलो भाई, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बेटा आपने एडवर्टीजमेंट सुना था. एडवर्टीजमेंट एक ऐसा खर्चा है जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एडवर्टीजमेंट जो है वो बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म देता है और आपको खर्चा भी बार बार करना पड़ता है. तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है. अब सपोज क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ कि एडवर्टीजमेंट पे 50,000 रुपए का खर्चा है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट 50,000, और नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है राइट ऑफ
1/5 एडवर्टीजमेंट। राइट ऑफ 1/5 का मतलब समझ रहे हो? एडजस्टमेंट में अगर ऐसा दिया राइट ऑफ 1/5, इसका मतलब है कि ये 5 साल चलने वाला है और 5 में से 1 साल का खर्चा इस साल लिख दो। 1/5 का मतलब है कि ये 5 साल चलेगा। तो बच्चों 5 साल चलेगा अगर 50,000, तो इसका मतलब 10 10 10 10 10 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। क्या ये खर्चे हो गए? है ना? तो अगर 5 साल चलेगा तो इस साल का खर्चा तो 10,000 ही आया, राइट? तो जितना राइट ऑफ करना है, जितना राइट ऑफ करना है उतना तो लिखो P&L के डेबिट में। अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, तुम्हें और क्लियर होगा। उतना तो P&L के डेबिट में लिख दो एडवर्टीजमेंट, क्योंकि 1/5 का मतलब 5 साल चलेगा, तो पहला साल तो यही होगा, राइट? और उसके साथ साथ जो बाकी बच गया 10,000 के बाद अभी 40,000 बचा ना, वो एसेट्स में लिखो, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो। तो 50,000 से ध्यान रखना, 10,000 यहां, एसेट्स में 40। अगले साल फिर 10,000 यहां आ जाएगा, बचेगा 30, फिर 10,000 यहां आ जाएगा, बचेगा 20, फिर 10,000 यहां आ जाएगा, बचेगा 10। लास्ट ईयर में 10,000 करके 5 साल में एडवर्टीजमेंट खत्म। तो समझे, जितना राइट ऑफ करना होता है P&L के डेबिट में, बाकी बैलेंस शीट के एसेट्स में। लो बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ये वाली एडजस्टमेंट्स अपने पास नोट करो। अब हमारे पास आ रही है अगली एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी है सर? मैनेजर का कमीशन। सर मैनेजर का कमीशन का क्या करें? बच्चों मैनेजर का कमीशन देना रह गया है, मैनेजर का कमीशन देना रह गया है तो अल्टीमेटली एक्सपेंस है, तो हम देंगे। तो एक तो P&L के डेबिट साइड में मैनेजर का कमीशन है, और देना रह गया है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग रह गया। तो मैनेजर का कमीशन अगर देना रह गया तो P&L के डेबिट में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैनेजर्स कमीशन आपको क्वेश्चन में 2 तरीके का होगा। एक होगा बिफोर चार्जिंग, एक होगा आफ्टर चार्जिंग। सर ये बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग क्या होता है? बच्चों ये जब क्वेश्चन आएगा ना मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, बट फिलहाल ध्यान रखना, अगर ऐसा दिया हुआ है कि मैनेजर इज टू प्रोवाइड कमीशन at 10% on net profit before charging such commission, या फिर ऐसा दिया हुआ है मैनेजर इज टू प्रोवाइड कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 नॉर्मली भाई 10% नेट प्रॉफिट पे तो देनी है कमीशन। देखो बोल रहा है मैनेजर को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट पे। अगर बिफोर चार्जिंग बोल रहा है तो नॉर्मली निकाल दो। आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हो? जितना भी परसेंट है वो डिनोमिनेटर में प्लस कर देना, 10/110। 5% होता तो नेट प्रॉफिट इंटू 5/100, नेट प्रॉफिट इंटू 5/105। 8% होता नेट प्रॉफिट इंटू 8/100, आफ्टर चार्जिंग 8/108। 25% होता 25/100, आफ्टर चार्जिंग 25/125। ऐसे दिखा देना है, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। ठीक हो गया बेटा? चलो सर इस बात का ध्यान रखना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बेटा बैलेंस शीट या P&L में आती ही नहीं है, इसको हम दिखाते हैं आफ्टर बैलेंस शीट नोट्स में। सर कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी लायबिलिटी जो हम लोगों की अभी श्योर ही नहीं है कि लायबिलिटी होगी भी या नहीं, मतलब पता ही नहीं है कि ये लायबिलिटी बनेगी भी या नहीं। सपोज हमारी फर्म पे कोई कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, अगर हम हार गए तो हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, जीत गए तो हमें कोई पैसा नहीं देना। तो बच्चों सोचो अगर हम हार गए तो ही तो लायबिलिटी बनेगी ना, जीते तो कुछ नहीं बना, तो अभी तो कुछ पता ही नहीं। तो ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। उनको हम बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में दिखा देते हैं, बुक्स में कहीं नहीं आती वो। ठीक है, ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। सोचो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? सपोज आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी आप एसेट खरीदते हो तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया, रेवेन्यू मतलब रिपेयर में लिख दिया या वेजेस में लिख दिया या सैलरी में लिख दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो ट्रेडिंग P&L के डेबिट में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो आपने कोई आइटम बैलेंस शीट वाली खर्चे में लिख दी,
तो हम क्या करेंगे, उसको गलती से खर्चे से हटाएंगे, क्योंकि खर्चा तो नहीं था, वो आपने गलती से खर्चे में लिखी, खर्चे से हटाओगे और बैलेंस शीट में एसेट में जोड़ोगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो एसेट ही था। कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू में लिख दिया, ठीक है। अब इसका उल्टा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई रिपेयर था, गलती से कैपिटल में लिख दिया, गलती से मशीन में लिख दिया। अब सोचो बच्चों, कोई खर्चा बैलेंस शीट में लिख दिया तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट में से हटाएंगे इसको और P&L या ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिख देंगे। ट्रेडिंग का हुआ तो ट्रेडिंग में लिख देना, P&L का हुआ तो P&L में लिख देना। ओके, गुड्स बेचा एंड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, रिकॉर्ड करना भूल गए। गुड्स खरीदे और रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बच्चों माल बेचा, रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर देते हैं भाई, गलती तो ये है ना कि भूल गए तो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो सेल्स में प्लस करेंगे और एक डेटर में प्लस करेंगे कि भाई आपसे पैसा लेना है। तो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, डेटर बैलेंस शीट के एसेट्स में। इसी तरीके से माल खरीदा, परचेजेस में प्लस कर दो, क्रेडिटर में प्लस कर दो कि भैया आपका पैसा देना है, ठीक है। ओके, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, स्क्रीनशॉट लो पहले इतना। अप्रूवल का क्या मतलब होता है बच्चों, ये हम लोग वहां पे करते हैं जहां हमारी जान पहचान होती है कि भैया सामान लेके जा रहा हूं, अच्छा लगा तो रख लूंगा, अच्छा नहीं लगा तो वापस कर दूं। अब आप सोचो कि आपसे कोई इंसान ऐसे ही सामान ले गया था, भाई जिस दिन सामान ले गया आपने तो एंट्री कर दी उस दिन, क्योंकि एंट्री तो करनी थी, आपने सेल की एंट्री कर दी थी, वो अप्रूवल के लिए कि भैया सामान पसंद आया तो रख लूंगा, पसंद नहीं आया तो वापस कर दूंगा। अब होता क्या है, ईयर एंड हो गया जी, साल खत्म हो गया, उसने कुछ भी नहीं बताया, उसका फोन लगा रहा हूं तो फोन भी नहीं मिल रहा। तो क्या हम ऐसी सेल को सेल मान लें? ये एडजस्टमेंट बोलती है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सेल मानने की जरूरत नहीं है जब तक फिक्स नहीं हो रहा। तो आपने जो सेल की एंट्री करी है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है बच्चों, एक तो हम सेल्स में से माइनस कर देंगे कि भैया पता ही नहीं ना कि माल बिका या नहीं। सपोज हमने सेल की एंट्री कर दी, इनकम दिखा दी, इनकम टैक्स भर दिया, 4 दिन बाद वो वापस आ गया माल लेके, फिर क्या करेंगे, उलझ जाएंगे, एनीवे काम बढ़ जाएगा। तो इतने टेंशन नहीं लेनी, सेल से हटा दो, डेटर से हटा दो कि अभी हम सेल नहीं मानेंगे। तो बच्चों जब सेल से हटाया, डेटर से हटाया तो माल भी तो वापस आया, क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, दोनों जगह जुड़ेगा, ट्रेडिंग में भी जुड़ेगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में भी जुड़ेगा, दोनों जगह जुड़ेगा। बस ध्यान रखना, सेल्स और डेटर से जो माइनस होगा ये सेलिंग प्राइस पे माइनस होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एंट्री तो आपने सेलिंग प्राइस से करी होगी ना बच्चों, जितने का माल बेचा होगा। लेकिन स्टॉक में जब वापस आएगा तो कॉस्ट प्राइस से आएगा, क्योंकि जब हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में तो वो तो जितने में मैंने खरीदा होता है उतने में रिकॉर्ड करता हूं ना, बेचा तो मैंने प्रॉफिट के साथ है। तो सेल की एंट्री तो विद प्रॉफिट होती है, तो ये रिटर्न सेलिंग प्राइस से होगी और जो माल वापस आया है वो कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करा जाएगा। बात समझे बच्चों? तो ये हमारे पास अप्रूवल बेसिस वाली एडजस्टमेंट होती है। हमारी सारी ही एडजस्टमेंट मैंने आपको अब एक जगह लिखवा दी है। अब हमारे पास बचते हैं सवाल, ठीक है। तो पार्ट 1, 2, 3, 1 में एडजस्टमेंट्स कराई थी, 2 में क्वेश्चन कराया, 3 में बची हुई एडजस्टमेंट्स कराई, 4 में क्वेश्चंस कराऊंगा, 5 में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चंस अब हम जितने ज्यादा करेंगे उतना हमारे लिए इजी होगा, अच्छा होगा और हमें चैप्टर करना आ जाएगा। तो अगले 2 पार्ट्स में 2-2 क्वेश्चन करते हैं, एक कल एक परसों, 9 बजे ठीक आ जाना, क्योंकि YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, आपको खुद ही आगे करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे बच्चों। All right, thank you so much guys, thank you so much for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye, keep growing, keep glowing and keep smiling.